अस्सलाम वालेकुम सामीन हजरात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 24। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। बहुत आरामदेह बेडरूम, बहुत नरम बेड, दिन भर की थकन अलग। मैं सुबह उठा तो बिल्कुल ताज़ा दम था। लान की तरफ खुलने वाली खिड़की से कमरे में धूप घुसी आ रही थी। मैंने खिड़की खोलकर सुबह काटदार हवा में सांस लेना चाहा तो बहुत मस्ती में लहक लहक कर गाने की आवाज़ सुनाई थी। देखा मुगले फवारा चल रहा था और हौज के मरमरी दायरे पर कच्चा पहने औरतों की नहाने वाली रबर कैप में अपने बाल छुपाए सरदार अनहर सिंह तरखान जुगनी की ताने उड़ा रहा था। मेरी खिड़की का शीशा चमका होगा तो बदन मुतवज्जो हुआ। फवारे की फुवार में हाथ लहराकर मुझे सलाम किया और अपनी जुगनी में एक लाइन मेरे जागने के बारे में जोड़ दी। शेरा जाग पिया जुगनी, आप आई जाग पिया जुगनी, मालिक खैर करे। आधे घंटे में नहा धो के दिन के कपड़े पहनकर हम नाश्ते की मेज़ पर थे। अनहद ने दुनिया भर में फैले हुए पंजाबी दोस्तों की तरह सुबह ही सुबह नमकीन लस्सी पी, फिर कुछ और खाया पिया। मैं पठान भाई गोश्त के बगैर मज़ा नहीं आता। मंजूर मियाँ चीफ कुक ने मुझे चिकन टिक्का बना दिया, साथ में 2 अंडों का आमलेट, इसे भूसी मिले, घी और मकई के आटे की सख्त डबल रोटी, साथ में काफ़ी, ये नाश्ता कराया। हम दोनों दोस्त अब सुबह के चैलेंज का सामना करने को तैयार थे। नाश्ते से उठकर आए तो देखा कि इलाके के मरकजी हाल और लाउंज में जंगी कौंसिल इकट्ठा है। सरदार अनहर सिंह तरखान के सब मुलाजिम, मंजूर मियाँ बंगाली तक पूरे कट में हाजिर थे। या वहशत, मैंने अपने मेज़बान से पूछा, यहाँ ये सब क्यों जमा है? कहने लगा, हाजिरी लगा के काम के बंदों की छांटी करांगे, फिर आपा सारे ही निकलेंगे। रुखसाना बीबी थे, रचना बीबी को तलाश करेंगे। मैंने कहा, सरदार जी, रुखसाना बीबी और रचना बीबी को किसी जालिम किलेदार ने अपने किले में बंद नहीं किया होगा जो हम लश्कर लेके इसे छुड़ाने जाएंगे। ओ यार, सीधी जी बात है, वो तुम इसको उलझा क्यों देता है? आप ही सोच कि हम 2 आदमी दुश्मन के मुकाबले को कम नहीं पड़ेंगे। क्या पता वो कितने की नफरी के साथ बैठे हों, हमें आदमी तो साथ रखना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा, कितने की नफरी लेकर बैठे होंगे? ओ भाई, तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि वो कहाँ बैठे होंगे? ये भी तो हो सकता है अभी जाग रहे हों, मुल्क से निकल गए हों। सारी रात मिली थी इनको और गाड़ी इनकी जैसे टैंक की टैंक, रात भर भी चलती रहे तो परवाह नहीं। वो सोच में पड़ गया। अल्लाह, बता फिर तेरी क्या सलाह है? मेरी सलाह है कि मेरे दोस्त के पहले तू इन सब लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस भेज। बहुत हुआ तो अपने साथ ड्राइविंग की शिफ्ट लगाने के लिए एक आदमी ले। वो मौका पड़ने पर ऊपर के काम कर देगा, हमें खिला पिला दिया करेगा। हम 2 और वो एक मददगार, बस ये 3 बंदों का मिशन है। अच्छा, इसे मुझसे इत्तफाक करते हुए हमें सर हिलाया। तो ऐसा करते हैं, वही बंदा जिससे तूने अपनी जीप हासिल की थी, इसे साथ ले लेते हैं। आदमी ठीक है। मैंने रात में बेकार में इसको गालियाँ निकाली थी। मैंने कहा, ठीक है, इसे रोको, बाकी सबको जाने दो और सुनो, इस ड्राइवर की ज़रूरत भी घंटे भर बाद पड़ेगी। पूछने लगा, घंटे भर तक असी क्या करते रहेंगे? मैंने कहा, सोचेंगे और सुराग उठाएंगे। हम दोनों ने वाकई बहुत सा वक्त सुराग उठाने और सोचने में लगा दिया। अनहर सिंह को एक बार लाइन नजर आ जाए, फिर वो इस पर जी जान से चल पड़ने वाला आदमी था। मैंने सुराग लगाने की जो बात कही तो इसने अपने एक बदमी दोस्त को फ़ोन करके बुला लिया, जो टंबल स्टेट वालों की प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में चीफ सिक्योरिटी अफसर था। हम तीनों आदमी बर्मा की सड़कों का नक्शा लेकर बैठे। मैंने सिक्योरिटी वाले को नक्शे में वो जगह दिखाई जहां अगवा करने वालों की स्टेशन वैगन सर्कस ग्राउंड छोड़कर हाईवे पर आई थी, फिर जहां तक वो गाड़ी मुझे नजर आ रही थी। इस पॉइंट की निशानदेही करके बाकी के काम दोनों सिक्योरिटी वाले पर छोड़ दिया। इसने स्टेशन वैगन का मेकअप, मॉडल, रंग और दूसरे निशानात नोट किए। फिर नक्शे में देखकर इसने मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों की फहरिस्त तैयार की जिनसे होकर फरारियों की वैगन गुजर सकती थी। करीब 3 रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा और फिर दूसरे नंबर पर आने वाले रेलवे स्टेशन और एयर रोड रूम वगैरह के नाम लिखने के बाद इसने एक एतबार से तफ्तीश के लिए केस अच्छा खासा तैयार करके हमारे सुपुर्द कर दिया। फिर वो इलाके ड्राइवे पर खड़े अपने हाफ ट्रक गाड़ी के वायरलेस सेट पर अपने मातहत सिक्योरिटी वालों को 34-35 चौकियों से जो इस भागने वाले स्टेशन वैगन के रास्ते में आती थी राब्ता कायम करना शुरू कर दिया। हम समझ रहे थे कि हम नाश्ते के 1-1.5 घंटे बाद विला से चल पड़ेंगे, मगर वायरलेस पर बात करते और मुतवक्को दोनों रास्तों और इन टंबल स्टेटों के नंबर और फ़ोन इकट्ठे करने में दोपहर हो गई। जिन स्टेटों के इलाके से मुफरू स्टेशन वैगन गुजर गई थी, किसी सिक्योरिटी पोस्ट से ये खबर न मिल सकी कि इस उली की स्टेशन वैगन गुजरती देखी गई है। हमने सिक्योरिटी के माहिर के साथ दोपहर का खाना खाया। खाना क्या खाया गया था, तमाम अरसे मुख्तलिफ इम्कानात पर बहस होती रही। फरार होने वाले माहिर बदमाश थे, उन्होंने गुजरते हुए ना शहादतें छोड़ी थी ना कोई निशान। चीफ सिक्योरिटी वाले का ख्याल था कि वो 34-35 चौकियाँ जहाँ से नहीं का जवाब आया है, साधु वलियों और खासाने खुदा की चौकियाँ नहीं हैं।
کہ بالکل حق بات کہہ رہی ہو۔ یہ قطعی ممکن ہے کہ اغوا کرنے والے ان چوکیوں میں سے بعض کے علم میں لا کر گزرتے ہوں اور پیسے بانٹتے ہوئے گزرے ہوں۔ آخر اسمگلروں کا کاروبار بھی تو اسی طرح چلتا ہے۔ سیکورٹی والا ہمارا کام بہت آسان کر کے چلا گیا، مگر آسان ہونے کے بعد بھی اتنا کام تھا کہ ہم دونوں دوست دیوانہ وار جٹے رہے اور کئی دن کام کرتے ہیں، تب بھی کوئی صورت کامیابی کی نظر آ سکتی تھی۔ روانہ ہونے کے لیے کسی فوجی مہم کی طرح تیاریاں کی گئی۔ انہد سنگھ کی لائسنس والی رائفل اور پستول، کئی دن کا راشن، ایک خیمہ، کئی جوڑے کپڑے، پانی اور شراب، ہدیہ کے فرسٹ ایڈ کا سامان تک ہماری 2 جیپوں پر لدا ہوا تھا۔ چلنے سے پہلے ہم نے اس برمی سیکورٹی چیف کے تیار کیے ہوئے کیس کے کاغذات کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ ٹمبر کے جنگلات، کارخانوں اور کاروبار کی 5 بڑی اسٹیٹوں میں سے ہمیں فرariوں کو تلاش کرنا تھا، یعنی انہیں اس سے متعلق کسی خبر کا سرا تھام کر آگے چل پڑنا تھا۔ 5 اسٹیٹس، میلوں کے علاقے میں پھیلی ہوئی جائیدادیں، وہ ایک طرح کی 5 خاصی آزاد ریاستیں تھیں، بالکل اسی طرح جیسے سردار انہد سنگھ ترکھان کی اپنی چھوٹی سی ریاست سمجھیے۔ ٹمبر کی پہلی جنگلاتی جائیداد جس میں جا کر ہمیں سراغ اٹھانا تھا، انہد کے ہمسائے مونگ صاحب کی اسٹیٹ تھی۔ کوئی 9 میل کے شارٹ کٹ سے گزر کر یہ جنگلاتی جائیداد آ جاتی تھی۔ انہد سنگھ بولا، یار مونگ صاحب میرے سے اتنا قریب ہے کہ سمجھو ہر ویلے ڈھیلے سے ڈھیلا بھڑائے ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے ہیں۔ مونگ صاحب تمباکو پیتا ہے تو میرا سادہ بندہ ہونے لگتا ہے، اور میں پیاس کھاتا ہوں تو مونگ کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ اتنے قریب ہیں ہم لوگ۔ مونگ کی جائیداد کے بعد ایک بنگالی مسلمان زوبر میاں سلیٹ والا کی اسٹیٹ تھی۔ زوبر میاں کبھی عید بقرعید انہد کو مٹھائی بھیجتا تھا اور اسے شراب چھوڑنے پر آمادہ کرتا رہتا تھا۔ اس کوشش میں بھی تھا کہ انہد کو مسلمان بنا لے۔ آدمی بہت شریف تھا۔ زوبر میاں سے ملی ایک زبردست ڈامی برٹش آرمی کے کسی ریٹائر میجر چارلس پائن وڈ کا جنگلاتی علاقہ تھا۔ یہ بہت باضابطہ، بہت جھکی بلکہ کریک قسم کا ویپاری تھا۔ وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے کر پیسہ کمانے ادھر آ گیا تھا۔ پہلے ہر کرسمس پر انہد سنگھ کو بلایا کرتا تھا اور انہد سنگھ ٹال جاتا تھا۔ آخر ایک کرسمس پر سردار جی نے اس کی دعوت قبول کر لی اور پی لا کے وہ سب کچھ کیا کہ میجر پائن وڈ نے اپنے 2-3 درجہ دور اپنے اس ہمسائے انہد سنگھ کو پھر کبھی دعوت نہ بھیجی، ہیلو ہیلو تک بند کر دی۔ انہد سنگھ نے بڑے ڈھیٹ پن سے ہنستے ہوئے بتایا کہ اس واقعے میں اس سے زیادہ میجر صاحب کی 47 سالہ ہمشیرہ کا قصور تھا، یا شاید خود انہد کا بھی اتنا ہی قصور ہوگا جتنا میم صاحب کے دونوں ہی بری طرح دھوت تھے۔ میجر کی ہمشیرہ نے پہلے تو انہد کو کڈی اور مائی لٹل سنگھ اور لٹل برادر چارلی کا لٹل نیبر یعنی ننھا ہمسایہ کہنا شروع کیا، اور خوب پیے ہوئے انہد کو اپنے بھائی چارلس پائن کے لڑکپن کی تصویریں دکھائیں اپنے اوپر کمرے میں لے گئی تو ظاہر انہد اتنا بدتمیز نہیں تھا کہ جانے سے انکار کر دیتا۔ پھر وہ اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی ہلکی زرد روشنی میں انہد کو تصویریں دکھانے لگی۔ اتنی ہلکی روشنی میں ٹھیک سے نظر کچھ نہیں آتا تھا تو دونوں کو قریب ہو کر خوب جھک جھک کر دیکھنا پڑتا تھا۔ پھر البموں کے ورک لڑنے اور البم سنبھالنے کے لیے بھی چارلس کے ہمشیرہ کو تقریباً انہد کی گود میں لیٹ جانا پڑتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے البم مکس اپ ہو گئے، اور اب جو اگلا البم انہد نے کھولا تو لے بھائی حد ہی ہو گئی۔ پتہ نہیں کن انگریزوں مردوں عورتوں کی تصویریں تھیں جنہیں چارلٹ لٹل کی بگ سسٹر نے بھی نہیں پہچانتی تھی، مگر کیونکہ تصویریں دلچسپ تھیں اور کئی کی طرح سے تھیں اور ان میں دکھائے کہ جوڑے نامعلوم کیا کیا کر رہے تھے، جسے سمجھنا بہرحال ضروری تھا، اس لیے دونوں دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھتی ہی چلی گئی۔ بہت دیر ہو گئی تھی۔ آخرکار جب محتاط بھائی چارلس نے دونوں کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجنے کے بجائے خود اوپر تک آنا مناسب سمجھا اور آ کر اندھیرے گھوپ کمرے کی بتی جلائی تو انہد سنگھ کا نشہ واقعی ہرن ہو گیا۔ جیسے تیسے وہ اپنا سوٹ بوٹ سنبھال کر دیوار پھاند کے بھاگا۔ اس گڑبڑ میں سوٹ یکجا نہ رہ سکا۔ کورٹ میجر چارلس پائن وڈ کی اسٹیٹ میں ہی رہ گیا۔ انہد سنگھ کو مجھے یہ سب سنانے کے بعد فکر سی ہو گئی تھی۔ کہہ رہا تھا، یار پائن وڈ اسٹیٹ میں گھسنا تو مشکل ہوگا، چارلس پہلے گولی مار دے گا پھر بات کرے گا۔ پائن وڈ اسٹیٹ کے بعد ہماری سوارسانی کی ترتیب میں چوتھی جائیداد بلی صاحب کی تھی۔ یہ بلی صاحب اصل میں ولیم برانٹ تھے، آدھا انگریز آدھا برمیز۔ انہد سنگھ نے بتایا کہ بلی کے سٹاف میں بعض بین الاقوامی قسم کے جرائم پیشہ لوگ شامل تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بلی صاحب نہ صرف ٹمبر کے بہت بڑے بیپاری تھے بلکہ رنگون میں ان کا بہت بڑا لائسنس یافتہ جوا خانہ بھی چل رہا تھا۔ ایک جوا خانہ ہانگ کانگ میں بھی تھا۔ رنگون کا سٹاف ہانگ کانگ اور وہاں کا رنگون تبدیل ہوتا رہتا تھا۔ انہد بتانے لگا کہ سٹاف میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں لڑکیاں بھی۔ ٹمبر کے بڑے سبھی حلقوں میں سبھی کو معلوم تھا کہ ولیم برانٹ کی زنانہ فورس اس کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ جوئے خانے کی اندھی آمدنی کے ساتھ ساتھ جیٹ طیاروں سے آنے والے ٹورسٹ۔ بلی برانٹ صاحب کی وردی پوش بلبلوں پر جنہیں میزبانوں کو باعزت نام دیا گیا تھا بھاری رقمیں ڈالر، پاؤنڈ، مارک، فرانک اور ین کی کرنسیوں کی صورت میں خرچ کرتے تھے۔ برانٹ کے 2 مہنگے کبا خانے
हुकूमत की मर्जी और लाइसेंस से चल रहे थे। बर्मा में अड़ोस पड़ोस की टंबर जायदादों वाले इस ब्रांड स्टेट से कोई सरोकार नहीं रखते थे। सिर्फ अनहद सिंह से भाई ब्रांड के बोतलों के क्रेटों के ताल्लुकात थे। वो हांगकांग से अली दर्जे की शराबें और बेशतर बियर वगैरह अनहद के लिए मंगाता और अनहद जिसे टर्की पालने का शौक था, जिंदा इसे झटका किए हुए फ्रीज किए हुए टर्की ब्रांड साहिब को तोहफे में भेजता रहता था। वो हंसकर मुझे बताने लगा कि मैंने उड़ा रखा है कि मैं इन टर्की को बादाम चुगाता हूँ और यकीन का गोश्त मर्दाना कुव्वत बढ़ाने में बेमिसाल है। बताने लगा कि टर्की तो पोल्ट्री खानदान में चिकन से ज़्यादा बेवकूफ़ बर्ड होती है। इसे उबले हुए काबली चने और भीगे हुए बादामों का फ़र्क कोई नहीं मालूम। जिंदा टर्की मेरी स्टेट से चने खाती हुई जाती है और ब्रांड की जुए और औरतों की कमाई से खरीदी बादामों पे इसी रगबत से टूट पड़ती हैं। ब्रांड साहिब इनका गोश्त खा खा के अपने वर्दीपोश मुलाजमों बल्कि बेपोश मेज़बानों पर टूट पड़ता है और सवेरे सवेरे फ़ोन खड़काता है कि अनहद मैन, तुम्हारा टर्की मैजिक था मैजिक। असल में इसकी मेज़बान ने जादू मैजिक में सोरे को ओपीएम पे लगा रखा है। मैंने सोचा अगर ये सब कुछ है तो विलियम ब्रांड की स्टेट हमारी सुरागसानी की खासी अहम मंजिल हो सकती थी। पांचवी और आखिरी स्टेट जहां से हम मफरूर अगवा करने वालों का सुराग उठा सकते थे। ब्रिगेडियर थापा की स्टेट थी। ब्रिगेडियर नेपाली नहीं था, बिहार का झाबा था। पूरा नाम सुरेंद्र नाथ रघुवीर प्रसाद झाबा था, मगर बाद में इसे मुनासिब तब्दीली कर ली थी। इसीलिए पेंशन बुक वो हर किसी को दिखाता नहीं था। अपने बास लेटर हेड्स पर और कोठी के गेट पीतल की नंबर प्लेट पर इस पर नाम लिखवाया था, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सुरेंद्र नाथ रघुवीर सिंह थापा, EIOFD वगैरह वगैरह। थापा साहिब बहुत अच्छी उर्दू भी जानता था और अनहद को अपना पूरा नाम ब्रिगेडियर सुरेंद्र भागपुली बताता था। अगर सरदार जी को घेर घार कर अपने पागलों जई गजलें भी सुनाता था। अनहद कहने लगा, इस नकली थापे जाली सिंह झूठे ताबा पागलपुरी की स्टेट में हमारी बड़ी मेहमानदारियां होगी। ब्रिगेडियर खुद किचन में जाके अपने हाथ से हलवे शलवे बना के लाएगा, खिलाएगा। मगर ये समझ ले भाजी, जैसे इसे पता लगेगा कि तू मुसलमान भाई है और पिशोवरी है तो फिर इसने चड्डी गांड लेनी है, कलाम अपना सुना सुना के तेरे अबुलू राम कर देना है। सिक्योरिटी वाले के मुताबिक मुतमिल नक्शों, चार्टों और याददाश्तों के साथ हम सपहर के वक्त 2 जीपों में निकले और किसी बाज़ाब्ता सड़क के बजाय शॉर्टकट से मोंग स्टेट की तरफ चल पड़े। सरदार ने फिर याद दिलाया कि मोंग स्टेट सिर्फ 9 मील आगे है। चलने से पहले मेरे मेज़बान ने मोंग साहिब को फ़ोन कर दिया था कि मेरा यूके से आया हुआ दोस्त खान साहिब लंबी हाइकिंग पर मेरे साथ निकल रहा है। हम दोनों आपकी स्टेट पर कुछ देर रुकेंगे। मोंग साहिब रवाती में बर्मी मेहमान नवाजों की तरह पहले तो खुश होकर खुश आमदीद और शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी कहने लगा। फिर अनहद के लफ्ज़ों पर कुछ देर पुरखुश हुज्जत करने लगा कि मोंग स्टेट तो सिंह साहिब आपका सेकंड होम है, ये दूसरा घर है आपका। मैं एक रात तो ज़रूर आप दोनों को रोकूंगा हर हाल में। फिर जब अनहद ने वक्त कम होने का उज़र पेश किया तो मोंग ने कहा, ठीक है, रात के खाने के बाद आप दोनों को जाने की इजाज़त मिलेगी, इससे पहले नहीं। हमारी जीप पहले अनहद सिंह चला रहा था और ड्राइवर दूसरी जीप में सामान भरे पीछे आ रहा था। मगर शाम के साहिब हेल्थ देखकर अनहद सिंह ने नारा लगाया, जो बोले सोने हाल, कहने लगा, लो जी खां साहिब, अब आप स्टीयरिंग संभालो और ड्राइवर वाली जीप के पीछे पीछे चलते रहो। असी थे अपनी खराफात शुरू पे करने हैं। इसकी यानी शराबनोशी का वक्त आ गया था। यह खराफात का लफ्ज़ मेरा दिया हुआ था। अनहद को बहुत पसंद आया था। कहने लगा, मेरी एक रेगुलर खेल अमृतसर की रहने वाली है, इसे उर्दू जुबान से और मुझसे बड़ा प्यार है। अगले वीक इसे रंगून से इधर आना है मुहब्बता करने। जब वो आएगी तो चुम्मा बाद में बिच ले आएंगे, इसनू पहले लफज खराफात सुनावांगे कि देख हुई असीं भी उर्दू चल पे ने। मैंने कहा, चल पड़ेगा क्या मतलब, तुम उर्दू में पहले चालू हो। अनहद ये सुनकर खूब हंसा। मोंग साहिब का इलाका 4-4.5 मील रह गया था, यानी अनहद और मोंग की जंगलाती जायदाद में तकरीबन दरमियानी फासले पर थी। जब मेरे मेज़बान ने छोटे पड़ाव का इशारा किया, इसे जीप से उतरकर बराबर के टीले की एक हमवार चट्टान पर 5 मिनट में रेस्ट किया। बोतल खोलकर अपने लिए एक पैक बनाया और पहला घूट देकर बोला, चलो भाई साहिब, अब आप गाड़ी संभालो। मैंने कहा, क्या ये कोई टोंका था भाई? अब गाड़ी से उतरकर कुछ देर यहाँ बैठे और पैक बनाया और घूट लिया है। कहने लगा, टोटका नहीं, आज इस चट्टान को यादगार चट्टान का स्टेटस, वो क्या बोलते हैं उर्दू में, दर्जा, यादगारी दर्जा दे दिया है। आज के पीछे जब भी इस जगह से गुजरना होगा, अनहद सिंह 2-3 मिनट इस चट्टान पर जरूर बैठकर शेर खान को याद करेगा, फिर आगे चलेगा। मैं हंसने लगा तो अनहद संजीदा हो गया। बोला, आप भाई साहिब क्या समझ रहे हो कि 2 घूंट में चढ़ गई है? नहीं खां साहिब, हम तरखान हैं, हाथ से काम करने वाले बंदे, दोस्ती मुश्किल नाल करते हैं, पर जब करते हैं तो एहो जी पागल दोस्ती करते हैं। आप देख लेना, जिंदा रह गए
अनहद सिंह जी, तो देख लेना अपने दोस्त को और इस यादगारी चट्टान को याद रखूंगा मालिक के फजल से। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं इसे नशे में नहीं समझ रहा। वो तो मजाक में एक बात कही थी और यह कि मुझे पूरा इत्मीनान और यकीन है कि मेरा दोस्त अनहद सिंह मुझे याद रखेगा। हाँ, अनहद ने खूब लंबा करके और लहरा के हाँ कहा। वो अब तक बोतल से बराह रास्त 4 घूंट ले चुका था। हाँ मेरे शार शेर खां, तू दोस्त पे भरोसा करता है, बिल्कुल ठीक आदमी है। इस बेबी मधुरी जैसा बेयकीना नहीं। अनहद पर अब चढ़ना शुरू हो गई थी। इसने मधुरू बाई पुणे वाले को याद करना शुरू कर दिया था। ये इशारा था इस बात का कि अब सरदार जी अपने सीने के घाव बल्कि छाती के सुराख का जिक्र करेंगे, खुद ब खुद करेंगे। अब कुछ पूछने कहने की जरूरत नहीं। मैंने सामने जाते सामान की जीप और रास्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी। अनहद सिंह की रिमार्क पर कुछ ना कहा। वो आधे मिनट चुप रहा, फिर बोला, तू पूछेगा बेयकीना और बेभरोसी कौन होता है? तो सुन ले, बेभरोसी है बेबी मधुरी, जिसे अनहद पर इतना जरा सा भी विश्वास मतलब भरोसा नहीं था। मैंने पूछा कैसे? अनहद ने चीख कर इतने जोर से कहा, लो भाई जी, कहता है कैसे? इसकी आवाज़ सुनकर आगे चलती जीप के ड्राइवर ने मुड़ के देखा। अनहद आके बोला, मैं अब तो कैसे भरोसा नहीं था मधुरी बाई को, वो कैसे बेभरोसी थी। मैंने इसके तो देखे बगैर हाँ में सर हिलाया। पहली बात तो यह है कि जनानियों की बॉडी बिल्डिंग क्लब में वो अपने अनहद को लेकर जा रही थी, तो भाई जी इसने अनहद को वरांडे में ही क्यों रोक दिया? बोलो 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 बोलो। मैंने कहा, ओ भाई, वो खुद भी तो तेरे साथ वरांडे में रुक गई थी, तो अकेला नहीं रोका गया था। हाँ ये पॉइंट सही है। अच्छा जी, तो फिर आगे सुनो। सरदार की रुकी हुई रेलगाड़ी आप ही आप आगे चल रही थी। जब ही इस जर्सी निकल वाली मोटी क्वार्टर मास्टर हवालदार औरत ने मधुरी बाई को बोला कि अंदर सब जनानी ढकेली है, सही है, तो मेरे को खासा ही बड़ी हंसी आई। मगर अपनी मधुरी बेबी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली कि मुझे मधुरी बाई का फिक्रा याद था। मैंने इसकी रेलगाड़ी तेज चलाने के ख्याल से रुकमा दिया। हाँ, वो अंग्रेजी में तुझसे कहने लगी कि सरदार जी, मैंने तेरा हाथ पकड़वाने का शौक भी पूरा कर दिया। हाँ, अनहद ने खुश होकर याद किया। मैं बोला, और देखो मेरा कौन कौन से शौक पूरे कराओगी जानम। इस दफे से जानम का लफ्ज़ पढ़ा दिया था, मगर मैंने टोका नहीं। तो जानम कौन कौन शौक पूरे कराओगी? इसने खां साहिब जवाब नहीं दिया, मेरा हाथ दबाया। यह कोई आपसी इशारा ही होगा। खैर जी, इस 2 ही बंदे बरामदे में गुजरे थे। वो निकल वाली मोटी साथ नहीं थी। तेरे को अजीब बात बताऊँ शेर, मुझे जनानी बॉडी बिल्डिंग क्लब में आए 5-7 मिनट से ज़्यादा हो गए थे और पूरे टाइम में भाई साहिब हमको अनहद सिंह जी की 2 सूअर जैसी शक्ल वाले गोरखे और एक मझ जानते हो भाई जी? मैंने कहा हाँ, भैंस को कहते। तो बोला, हाँ जी, एक मझ नीकर जर्सी पहने नजर आई। बस कोई जनानी भी देखी नहीं थी। वाह गुरु की कसम, जनानी कोई नहीं देखी थी। मैंने कहा कसम क्यों खाता है और चीखता क्यों है? मगर सही कह रहा है। तो भाई बात ऐसी ही थी। खैर जनाब, एक बंद दरवाजे के सामने गुजर रहे थे तो अनहद सिंह जी को एक जनानी के लाने की आवाज़ आई। इंज लगता था कोई जनानी मुशक्कत में है। मैं समझा कोई बंदा बेचारी को उस्ताद तो नहीं रहा, मतलब इसके साथ जोर जबरदस्ती करता हो। किसके साथ? मैंने वैसे पूछ लिया। वो भाई नामालूम जनानी के साथ, जिसकी आवाज़ तकलीफ की आ रही थी। खैर मैं अपनी मधुरी बेबी का हाथ दबाया और जोर से दबा पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? वो ज़रा लंबा घूंट लेने को चुप हो गया। मैं सामने देखते हुए गाड़ी चलाता रहा। मैंने पूछा, जानू ये क्या हो रहा है? ये कौन कुत्ता औरत पे? मैंने पूछा, कुत्ता कहाँ से आ गया? वो चिढ़ गया, कहीं से भी नहीं आया यार। मुझे वहम हो गया था कि कोई सुअर किसी जनानी के ऊपर मतलब जुल्म करता है। मैं इसकी मदद करना चाहता था। दरवाजे को खुलवा के इंक्वायरी करना जरूरी था। मैंने कहका मारा, तुम बड़े चंट हो। इस बहाने इस अंदर वाली जनानी को ताकना चाहते थे, बड़े चंट हो। अनहद ने मुझे आंख मारी। समझा करो शेर खां, पॉइंट यही था। आपके अनहद सिंह चंट का, मगर वही मैंने दूसरे जावे से मधुरी को समझाया। वो बोले, डोंट बी इसलिए, मतलब खोते जी बात मत करो, वो तो अंदर एक्सरसाइज हो रही है। ले बेड़ा गर्क। मैंने कहा तो भूल गया था, इधर डंटर बैठक एक्सरसाइज होती है। तो इसी में जनानी को लाने की आवाज़ आ रही थी। मधुरी बोली, तेरे कानों में और खोपड़ी में बदमाशी है, सीधा चलता रहे, किधर भी ना देख, नहीं कुछ भी ना सुन। अनहद के बयान में नशे के शुरू में जो बेरब्ती आ जाती थी, अब वो नहीं थी। वो मज़े ले लेकर अपना किस्सा बयान कर रहा था। अच्छा जी आगे सुनो। आगे जी, स्टील के सफ़ेद पेंट किए हुए दरवाजे थे। एक लाइन में कुछ 10-12 दरवाजे, और जी इनमें बहुत से दरवाजों के पीछे से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे जी अमृतसर रेलवे जंक्शन के यार्ड में भाई साहब स्टीम इंजन आराम करते हों। लो जी, आवाज़ भी वही आ रही थी। नाले इसके साथ साथ स्टीम के बादल जैसे पीछे से बराबर उठ रहे थे, गर्म बादल और इंजन की गर्म आवाज़ें। हाँ जी, मैंने धीरे से पूछा, मधुरी बेबी ये पुणे का रेलवे जंक्शन तो नहीं आ गया? वो हंसी। जनाब मोतियों वर्गे दांत नजर आए।
پھر میں نے دل میں آواز ماری کہ جو بولے سونےہار، پر بھائی شیر خاں اسی ٹائم اسی سمے ایک اور بات ہو گئی۔ یا انس سنگھ اپنے بات کا ڈرامہ بڑھانے کو رکا، بوتل سے الجھ گیا، فارغ ہوا تو بولا، بات تو شیر خاں صاحب ایک اور بات ہو گئی۔ کوئی کالی سی خوشبودار چڑیا جیسی سینٹ میں اور پسینے میں تتر بتر پھڑ پھڑاتی ہوئی اندر سٹیم انجنوں کی سائڈ سے اڑتی ہوئی آئی اور جناب باہر اسٹیل کے سفید پیٹ کے دروازے پہ گر گئی۔ وہ ایک ہی ہو گیا، میں گھبرا گیا، پر دل کڑا کر کے دیکھا تو جناب اسٹیل کے دروازے پر کوئی چڑیا نہیں پڑی تھی، جنانے کو لیڈیز بریج مطلب باڈی وہ لٹک رہی تھی۔ مدھوری کے سے نالے حسیس بھی بولی، تم باجنے ہوگے سردار، یہ سٹیم بات کا اوپریا ہے، کوئی انجن شنگر نہیں، جنانیاں بر جنشن ایکسرسائز کے ساتھ سٹیم بات لے رہی ہیں۔ توبہ، میں نے کہا مدھوری میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، آخر کو وہ ہوں۔ میں نے لقمہ دیا سکھ۔ انہر سنگھ نے خوش مزاجی سے ہمیں سر ہلایا۔ خیر جناب، اس پونے ریلوے جنکشن کے سٹنگ یارڈ سے گزر کے آگے نکلے۔ مدھوری بیبی سختی سے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ بیبی مدھوری جو ہاتھ پکڑے ہیں اس میں کوئی اپنا کوئی گرمائش ہے پریم کی، مگر جنابے والا وہ تو شاید اس طرح میرے ہاتھ پکڑے ساتھ چل رہی تھی جیسے جاٹ اپنے بیل کی ناک میں کڑا ڈال کے چلتا ہے کہ جب کبھی بیل سوری نے اچھل کود کی تو فٹافٹ رسا ڈال کے کھینچ لینا ہے۔ اور میرے بھائی ایک موقع آ بھی گیا میں رسا ڈال کے کھینچنے کا، مطلب مدھوری بائی نے اپنے ہاتھ کی پکڑ اور کج اپنے باڈی بلڈنگ کی ٹریننگ سے آپ کے اس ڈنگر کو روک لیا تھا تو بھائی جی کوئی لمبی پسوڑی پہ جانی تھی۔ وہ رک گیا، پھر اپنی بوتل پر توجہ دینے یا شاید میرا اشتیاق جگائے رکھنے کو دم لے کے اور بوتل کا دم نکال کے انہد نے سنانا شروع کیا، کس طرح پسوڑی ڈالتے رہ گئی۔ بولا، مدھوری بیبی کے ساتھ پرانے میں چلتے چلتے ایک موڑ مڑیا تو جناب سامنے کیا دیکھتا ہوں، ناگن کی طرح لہرا کر چلتی ہوئی وہ جو کہتے ہیں نا سانپ دی ٹور، مطلب سانپ کی چال سے چلتی پونے شہر کی ڈی سی صاحب کی بیٹی، جسے پر کچھ بھی نہیں، مطلب وہ تھوڑا جیسے پہنے۔ میں نے اسے ٹوکا، تجھے کیسے معلوم ہو کہ پونے کی ڈی سی صاحب کی بیٹی تھی؟ کہنے لگا، بعد میں پتہ چلیا کہ، اور اگر مدھوری بیبی نے مجھے کھینچ کے نہیں رکھا ہوتا تو اور بھی بعد میں پتہ چلنا تھا۔ جیل میں جا کے سو رب دی، جیل میں پہنچ کر بہت لیٹ خبر ہوتی تھی کہ وہ ڈی سی صاحب کی بیٹی تھی۔ خیر جی، پہلے تو پوری بات تو سن لے بھائی جی۔ تو جناب ناگن جیسی لہراتی چال دیکھ کے آپ کا ہی دوست جو کہ انہر سنگھ بے حد حال ہو گیا اور بولی، رام کر کے اچھال مار کے کود پڑا جی میدان میں۔ سوچ لیا تھا کہ ناگن ور کی چال والی کو گود میں بھر کے اٹھا لواں گا اور جدھر اس نے جانا ہوگا پہنچا دیں گا، یہ بھی خدمت کا ایک سٹائل ہے۔ تو جناب شیر خان صاحب، جیسے میں آگے بڑھا مدھوری بیبی نے ہاتھ کی پکڑ سخت کی۔ میرے ہوش آواز کب ٹھیک تھے جو میں سوچتا سمجھتا، بس جی میرا بدن آگے کو بڑھا اور مدھوری بیبی نے چکولا دے کر اپنی ایک ٹانگ بڑھا کے میرا راستہ کاٹا۔ میں جی ٹھوکر کھا کے جھکائی دا کے مدھوری نے ہاتھ میں سر پکڑے آپ ایک گھٹنا جھکا کے جوڑوں کو کوئی داؤ مارا نہیں کہ میں مدھوری کی پیٹھ پر اپنی پیٹھ کے بل آ گیا۔ اور شیر خان صاحب جی، اس دھان باز مشوق جیسی لڑکی مدھوری نے مجھے دھوبی پاٹ مار کے ڈی سی صاحب کی بیٹی کے سامنے دے ٹپکا۔ پھر جیسے ہی وہ ناگن چال والی سیم کے رکی اور مجھے اس نے برانڈے کے صاف ستھرے پتھر کے فرش پر چاروں شانے چت پڑے دیکھا اور گھبرا کے اس نے چیخ ماری تو مدھوری نے بھائی جی حد ہی کر دی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ڈی سی کی بیٹی کو تسلی دی، بولی، یہ سردار جی وہ تو تم جدھر جاتی ہو جاؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پھر جی مدھوری بیبی نے ہاتھ بڑھا کے مجھے فرش سے اٹھایا جیسے سمجھاتے ہوئے بولی، تو یہ ہوتا ہے داؤ نمبر 3، ذرا سے مشق کرو گے سردار جی تو اور سمجھ جاؤ گے۔ تو میں جناب اپنے کپڑوں کی مٹی جھاڑتا تھا اور ناگن جیسی چال والی مسکراتی اپنے بہت کم کپڑوں میں اگلا موڑ کے کدھر چلی گئی۔ پھر بھائی جی مدھوری بیبی نے بتایا کہ ناگن مطلب سابدی ٹور والی لڑکی کس کی بیٹی تھی اور میں جیل جانے سے بال بال بچ گیا ہوں۔ مجھے مدھوری کا تھینک فل مطلب ممنون ہونا چاہیے۔ اور اس وقت آگے والی جیپ کے ڈرائیور نے ہارن بجا کے میں توجہ دلائی۔ ہم نے دیکھا ایک بڑی سی پرانی شیرلے گاڑی ہمارے سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ انہر سنگھ نے پہچان کے کہا، یہ مونگ صاحب کی گاڑی ہے، ہم مونگ اسٹیٹ میں داخل ہونے والے ہیں۔ انہد کی آواز پوری طرح بیدار اور باہوش تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب مدھوری بیبی کا زنانہ باڈی بلڈنگ کا کلب کا قصہ انہد کی اگلی شراب نوشی تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ مونگ صاحب کی پرانی شیرلے اپنے سائڈ پہ رکی، ڈرائیور نے ریس دے کے گاڑی بند کر اتر آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ مغرب کے بعد کی تھوڑی تھوڑی روشنی میں گاڑی ستنے والے کا لباس اور رکھ رکھاؤ دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی معزز برمی بوڑھا تھا جو بار بار کے دھلے ہوئے دیہاتی تراش کے مقامی لباس میں ٹمبر اسٹیٹ کا پرانا ملازم یا مالک کو ایسا غریب عزیز دکھائی دیتا تھا جیسے کسی لیاقت کی وجہ سے انہیں غربت سے رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے مالکوں نے رکھ لیا ہوگا۔
मैं गाड़ी का इंजन रोककर इंजन बंद किए हुए बूढ़े बर्मी के आने का इंतजार करने लगा। वो बिल्कुल करीब आ गया तब अनहद सिंह ने पहचान का नारा लगाया और लड़कों की तो उछलकर जीप से कूदा। ओए मोंग अंकल, माई डियर डियर मोंग नेबर। इसने इस वक्त फिर मुझे धोखा हो गया। मैं समझा कि मोंगली साहिब नहीं है, मोंगजू साहिब है। उमा में अब दोनों का शक्ल कितना मिलता है, बस जरा ड्रेस से पता चलता है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। मोंग साहिब बहुत फैशन में रहता है। मोंगली बोला, हाँ भाई वो रह सकता है फैशन में, इसे हर पहली तारीख को पे जो मिल जाती है। मैं कौन पे देगा, मैं गरीब मालिक है, अपना रोटी आप ही कमाता है, कोई मैं कमाने नहीं देता, जैसा मूंगदेव का डबल स्टेट कमा के देता है हर पहली तारीख को। चालाक चालाक मोंगली साहिब और कंजूस भी है तुम, चालाक और कंजूस मक्खी चूस। अनहद ऊंची आवाज में इसे छेड़ता था, फिर बोला, अच्छा अंकल नेबर मोंगली, मेरे दोस्त खान से मिलो। खान यूके से आया है। खान ही मेरा पड़ोसी बर्मा का सबसे बड़ा नंबर ट्रेड और दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस मोंगली साहिब। हम लोग इधर इसको मोंग नेबर के भी बोलते हैं। हाँ जो भी बोला है। मैंने उधर के हाथ मिलाया। मोंगली ने मेरी खैरियत पूछी और हम दोनों के बाजू में अपने के एक बाजू डालकर अपनी गाड़ी की तरफ चलना शुरू किया। इसी वक्त इसकी गाड़ी की पिछली सीट पर से एक चीनी लड़की, ये औरत से कहना मुश्किल था, उतरी और सीधी मेरी तरफ आई। वो तंग चीनी रवायती लिबास में तेज से चलती आई, मेरे सामने हाथ उठाकर बोली, गाड़ी की चाबी दे दो। अनहद ने कहा, खाना ये अंकल नेबर की माशूक और ड्राइवर और हाउसकीपर है, इसे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। हम दोनों अंकल मुंगली की शेरले में चलेंगे। मुंगली की माशूक या ड्राइवर हाउसकीपर इस चीनी लड़की या औरत ने बगैर मुस्कुराए या पलक झपकाए बिना मेरे हाथ से गाड़ी की चाबी ली और थैंक यू कहकर सीधी जीप में जाकर बैठी। फिर वो मोंग की कार में मेरे पीछे पहले ही तूफान की जीप चलाती हुई ये जा वो जा। अनहद ने कहा, बल्ले ओ बल्ले, तूफान है चीनी गुड़िया, ये डिसेंट भी है। मैं तो मोंगली साहब से कहता रहा हूँ, इसे 32 दिन के लिए मेरी टंबर स्टेट को उधार दे दो। वो जितने दांतों के मरीज है सबका इलाज कर देगी, नाले मेरे 32 के 32 दांत निकाल के मुझे भी फारिग कर देगी। मोंगली ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले ही खड़ा कुछ देर तक धीरे धीरे अपने सीने को थपकता हुआ हंसता रहा। तुम गंदे मगज के सीखो मिस्टर सिंह, तुम जानते हो वो मैं की हाउसकीपर ड्राइवर है। मैं को अपना खाने पीने का बिस्तर का ख्याल नहीं करना पड़ता, वो सब कर लेती है। तुम इसको सिर्फ और सिर्फ अपने बेडरूम के लिए मांगते हो। वो इधर मेरे सब रूम्स का ख्याल करती है, बेडरूम को मिला के सब रूम्स का अच्छी औरत है अंकल ने। इसलिए तो बार बार हर साल विंटर के आने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उधार दे दो। अच्छा चुप करो, बर्मी बड़े मियाँ हंसते हुए बोले, चुप करो, चीन औरत का बात नहीं करो। नहीं, तुम्हारा दोस्त ख्याल करेगा। मोंगली कोई बहुत डटी आदमी है। अनहद ने मुझसे कहा, नाना खान, मोंगली साहिब बिल्कुल डरती नहीं, साफ सुथरा है। ये चीनी माशूक हाउसकीपर ली साहिब को रोज स्पंज से बाथरूम दिलाती है, रोज 2 बैरी, एक टाइम सुबह एक टाइम रात में। अपने हाथ से बहुत मदद करती है इसकी। मोंगली साहिब हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। हाँ ये ठीक है, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। मैं की बहुत मदद करती है, सही है। अनहद ने ठट्टा लगाया, देखा खान मैं क्या कुछ कह रहा था, ये मोंग बाबा वेरी बड़ा चंट है। इसी पर हंसते छेड़छाड़ करते 10 मिनट में हम मोंगली की स्टेट विला में पहुंच गए। ये पुराने चीनी फन्ने तामीर की नकल में बनाई हुई विला थी। बाग भी चीनी बागों की तर्ज का था। मोंग की गाड़ी के इस्तकबाल के लिए ग्रिल स्टॉक पोस्ट में जमा था। चीनी हाउस कीपर सबसे आगे हमारी पेशवाई को मौजूद थी। मेरा सिख दोस्त विला में दाखिल होते हुए हाउसकीपर को देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था। हाउसकीपर 1-2 लम्हे तो रूखा संजीदा चेहरा बनाए रही, मगर अनहद सिंह की रोशन चुलबुली आंखों ने इसके चेहरे की संजीदगी को बर्फ की तरह पिघला दिया। वो अदा से मुस्कुराई। अनहद ने दांत निकाल दिए। फिर अनहद सिंह मुझे सुनाने को बड़बड़ाया, वो एक खोते सिंह जड़िया, तू अव्वल नंबर का खोता है। मोंगली अच्छी खासी रात रुकने की दावत दे रहा था। फोन पे बेवकूफ, तो एक और चांस खो देता। मोंगली हर बढ़ाकर पूछा, पार्डन, कुछ मैं को बोलता है मिस्टर सिंह? अनहद सिंह कहने लगा, नहीं नहीं सर, अपनी खोती किस्मत को रोता हूँ। मैं हंसने लगा तो वो खुद भी हंसा। मोंग साहिब ने भी कहका लगाया। मस्जिद समीन हजरात, जानवर की ये दास्तान भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।